हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा है और ये किसी भी देश के इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाना चाहूँगी। इस चैप्टर के क्या क्या कंटेंट हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, मतलब कि पूरे देश में प्रोडक्शन कैसा होता है। ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के साथ इसका क्या संबंध है। फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्ट्रगल किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मिड 20th सेंचुरी, अब इसमें थोड़ी सी कहानी आपको दिखाई जा रही है। 20th सेंचुरी की कहानी है ये। 20th सेंचुरी में क्या था, प्रोडक्शन लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। ज़्यादातर 20th सेंचुरी में प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता था, वो कंट्री के अंदर ही होता था। रॉ मटेरियल, फूड स्टफ आर फिनिश्ड, मतलब सब कुछ रॉ मटेरियल से लेकर के और फिनिशिंग तक सारी चीज़ें जो हैं वो देश के अंदर ही होती थी। प्रोडक्ट्स क्रॉस कंट्री ट्रेड, द मेन चैनल टू कनेक्ट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जो ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग आप जानते हो, ट्रेड का मतलब व्यापार करना। जो कुछ सामान हमारे देश में ज़्यादा है तो उसको बाहर के देशों में देना और बाहर के देशों से अपने देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो ये चैनल जो था, ये चैनल ऐसा था कि ये जो था ये देशों की बाउंड्रीज को कनेक्ट करता था। एमएनसीज, अब एक चीज़ आई एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इमर्ज दैम, ये ज़्यादातर ट्रेडिंग में इमर्ज रहते थे। दे आर द कंपनीज दैट ओन कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ये ऐसी कंपनीज होती थी जिनका प्रोडक्शन एक कंपनी से, एक देश से दूसरे देश में भी होता था। मतलब ये ट्रेडिंग तो करते ही करते थे, ट्रेडिंग के साथ साथ ये ऐसी कंपनीज चलाते थे जो कंपनीज एक देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी उसका प्रोडक्शन होता था। मोर देन वन नेशन, एक से ज़्यादा देशों में ये कंपनीज होती थी। अब देखो बच्चों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कंपनीज, द कंपनीज और कॉरपोरेशन विच हैव देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एमएनसीज। देखो, इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एमएनसीज कहा ही इसलिए जाता है जब इनका जो प्रोडक्शन है, जब इनका बिजनेस जो है वो एक देश के साथ साथ एक देश के कई देशों में इनकी कॉरपोरेशन जो है, इनकी ब्रांचेस जो है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होती है। इट सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। जहाँ पे इनको चीप लेबर मिलती है, सस्ती लेबर मिलती है, और जहाँ पे इनको अवेलेबल सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पे ये अपनी कंपनी सेटअप कर देते हैं, अपने ऑफिस बना देते हैं, अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे बना देते हैं। देयर गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम ग्लोबली। इनके इनके जो सामान इनका जो सामान, इनका जो गुड्स होता है, इनका जो सर्विस है, वो क्या होता है, बनाया जाता है हर देश में। जैसा अभी मैंने बताया कि हर देश में बनाया जाता है और फिर इसको कंज्यूम ग्लोबली किया जाता है, यानी कि पूरे इन संसार में सब जगह इसको कंज्यूम किया जाता है इनके सामान को। जैसे सपोज करो इंडिया में कोई चीज़ बन रही है तो ज़रूरी नहीं है वो इंडिया के लोग ही कंज्यूम करेंगे, वो बाहर जब एक्सपोर्ट किया जाएगा उसको, तो एक्सपोर्ट के साथ साथ वो दूसरे देशों के लोग भी उसको कंज्यूम करेंगे। प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्ड इज इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वेज, बहुत कॉम्प्लेक्स वेज से इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब कि जो एमएनसीज होती हैं उसमें कई टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई जाती है जिसके कारण इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पेप्सी, नाइक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है और लगभग हर देश में इनके प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अब
कंट्रीज इंटरलिंक प्रोडक्शन मतलब कि एक दूसरे देश के साथ इंटरलिंक्ड रहना। अब देखो कंपनी तो एक देश की है लेकिन वो कई देशों में उसने अपने सेटअप कर लिए हैं, तो डेफिनेटली वो उन देशों को आपस में इंटरलिंक्ड करेगी। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप प्राइजेस। दे लुक एट द गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर देयर इंटरेस्ट। अब ये जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये किस बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी उठ के आएगी और इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी, नहीं, पहले वो आकर के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखेगी, यहाँ की चीज़ें देखेगी, यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखेगी, यहाँ पे उसको उस काम को करने के लिए स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जब उसके पास अवेलेबल होंगी तब जा कर के वो कंपनी यहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो है वो शुरू करेगी। तो बच्चों प्रोडक्शन ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता है, सबसे पहले उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो सेटअप करना पड़ता है, तब जा कर के वो अपना प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। द मनी दैट इज यूज टू असेंबल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या कहा जाता है, जो पैसा उस काम में, उस प्रोडक्शन में लगाया जा रहा है। जैसे प्रोडक्शन कोई कंपनी यहाँ पे शुरू हो रही है तो उस कंपनी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसा जो है वो कौन लगा रहा है और कितना चाहिए, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई बाहर की कंपनी लगाती है, जैसे बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेटअप करना चाहती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर रही है, वो डेफिनेटली वो पहले अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी। तो जब कोई कंपनी लगाने के लिए बाहर से पैसा मंगाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चंस बच्चों देखो एक एक दो दो नंबर में मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। अब एडवांटेजेस टू लोकल कंपनीज, अब देखो इन चीज़ का लोकल कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है। ट्रेडिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक देश से दूसरे देश कंपनियां जा रही हैं, तो इसका फ़ायदा लोकल कंपनीज को कैसे होता है। बेनिफिट टू द लोकल कंपनी इन जॉइंट प्रोडक्शन इन टू फोर्ड्स, दो फोर्ड्स में दो तरीक़ों से इनको कंपनीज को फ़ायदा होता है, लोकल कंपनीज को कैसे कैसे देखते हैं। एमएनसी कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। एमएनसीज जो है वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एमएनसी माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एमएनसीज जो है वो इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देती हैं। देखो बच्चों ये नहीं है कि एमएनसीज जो है वो बाहर की कंपनी है और उसने आकर के यहाँ पे प्लांट लगा लिया। देखो सच में जो जनरली होता है, जनरली क्या होता है कि दूसरी कंपनी यहाँ पे आती है, यहाँ की जो लोकल प्रोडक्शन है उसको अपने साथ मर्ज करती है, उसके सामान को खरीदती है और अपना टैग लगा के उसको सेल कर देती है। ज़्यादातर कंपनीज इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, जो एमएनसीज है उनको बेटर इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, उनको अच्छी अच्छी मशीनें, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन, फास्टर प्रोडक्शन जो है, कितनी जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन होगा, नई टेक्नोलॉजी का उनमें इंट्रोडक्शन होता है। और दूसरा क्या है, मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। देखो अभी मैंने आपको बताया ज़्यादातर एमएनसीज जो है वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है लोकल कंपनीज से और फिर उसको जा कर के एक्सपेंड कर देती है। मतलब लोकल कंपनी अगर उसके पास 1000 करोड़ का प्लांट है तो उसको और इन्वेस्टमेंट करके उसको 1000 से 2000 करोड़ का प्लांट जो है वो करने की कोशिश करेगी और फिर उससे सारा सामान लेकर के उसको ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली जो है उसको कंज्यूम किया जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ एमएनसीज एंड लोकल प्रोड्यूसर। देखो लोकल प्रोड्यूसर्स जो है उनको कैसे ये चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं। अब जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं उनको ये एमएनसीज जो कैसे इंटरेक्ट करती हैं,
देखिए पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक गारमेंट, फुटवेयर एटसेट्रा। देखो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो क्या करती है, इन डेवलप्ड कंट्री की बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है वो क्या करती है, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। छोटे प्रोड्यूसर से, जो छोटे प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन है उनको भी खरीद लेती है, जैसे कि गारमेंट, फुटवेयर एटसेट्रा। The product are supplied to the MNC which then sell these under their own brand name to the customers. मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये क्या करती है, लोकल ट्रेडर्स जो होते हैं, लोकल प्रोडक्शन जो होता है उनसे सामान खरीद करके एमएनसी जो होती है, और वो फिर अपना टैग लगा के, अपना ब्रांड लगा के उसको सेल कर देती है, कस्टमर तक पहुंचा देती है। द एमएनसी हैज़ ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन, इसके लिए उसके पास पावर्स होती है, कैसे, प्राइस की, क्वालिटी की, डिलीवरी की, एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंस प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन के लिए जो लेबर की ज़रूरत होती है, लेबर कैसी कंडीशन, लेबर किस तरीके की लेबर उसको चाहिए, वो सब चीज़ें वो जो है वो इसके लिए उनको ज़रूरत होती है। एमएनसी एक्सटेंड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट डिस्टेंस लोकेशन बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। ठीक है, लोकल कंपनीज से पार्टनरशिप कर ली। लोकल कंपनीज बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज़ करती है। बाय क्लोजिंग कॉम्पिटिशन एंड लोकल कंपनीज और बाइंग दैम, क्या करती है, कंपटीशन को बंद करती है और लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं, तो कंपटीशन जो है वो भी इससे कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिसपेयर्ड लोकेशन इज गेट इंटरलिंक्ड, और इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। जो यहाँ की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर दूसरे देशों में जाती है और दूसरे देश की बनी हुई चीज़ें यहाँ पे आती हैं, इसलिए इसको इंटरलिंक्ड कहा गया है। तो पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो सारी कंट्रीज़ में कैसे कैसे होता है, मतलब सभी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन जो है वो किन किन तरीक़ों से होता है। पहले क्या था, फिर एमएनसीज, इंटरलिंक, लोकल प्रोड्यूसर से ये कैसे कैसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड से इसको कैसे जोड़ा गया है, देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब फॉरेन ट्रेड जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ तक पहुँचा जा सके। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेलिटी इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी देश की किसी भी कंट्री में जाकर के अपना सामान जो है वो बेचा जा सकता है। इसमें क्या है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स जो है वो सिर्फ अपने ही देश में नहीं बेचेगा, अपने देश के साथ साथ वो वर्ल्ड के किसी भी देश के किसी भी मार्केट में जाकर के वो सामान को बेच सकता है। बायर हैव द ऑप्शन टू चूज अमंग वेरीज गुड्स बियॉन्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड बिकॉज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडेड द चॉइस ऑफ गुड बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। अब जो बायर है, जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी, अपने देश की चीज़ें भी, बाहर से जो आ रही चीज़ें भी, तो उसके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चॉइस हो जाएगी कि वो अपने लिए चीज़ जो है वो आराम से और अच्छी जो है वो कर ही सकता है। चीप चाहिए उसको, महंगी चाहिए, जैसी भी चीज़ें चाहिए वो उसको, हर तरीके की चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगी। Competition increase among local and foreign companies and this leads to expansion of market। अब ये जो competition होता है local companies का और MNCs का, foreign companies का, ये competition ही market को expansion देता है, यानी कि market को बढ़ाता है। competition है, अब local companies जो है वो अच्छा सामान बना रही है या local companies इतना अच्छा नहीं बना रही है। अब जैसे हमारे देश में देखो दिवाली का टाइम होता है, दिवाली के टाइम पे हम पटाखे फोड़ते हैं, लाइट्स खरीदते हैं। अब लोग तो कहते हैं कि इंडियन लाइटें लो, इंडियन पटाखे लो, लेकिन क्या इंडियन लाइट और पटाखे चीप होते हैं? अगर हम कंपैरिजन करें चाइना से, तो चाइना के पटाखे और लाइटें जो है वो इंडिया से ज़्यादा चीप होती हैं। तो इसलिए लोग जो है जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो लोग सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं पैसे का, कि कम पैसे में हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। ख़राब होनी होती है, रखी फिर 1 साल तक रखी रहती है तो वो ख़राब ही हो जाती है। पटाखे फूटते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एट द मोमेंट हमें पैसे जो है वो कम पे करने पड़ते हैं।
तो इन चीज़ों से क्या होता है, जो मार्केट का एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मार्केट जो है वो बढ़ता है, मार्केट में अपने देश की लोकल चीज़ों के साथ साथ बाहर की चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। दस फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेटेड ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। इस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है बहुत सारे देशों की मार्केट्स को, मतलब सारी देश की मार्केट्स को इंटीग्रेटेड करता है, एक साथ करता है, इंटरकनेक्शन करता है और एक साथ जो है वो लेकर के चलता है। यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि आपके पास जो है सामान जो है आपके मार्केट में, सामान आपको जरूरी नहीं है हम इंडिया में रह रहे तो हमारे पास इंडिया का ही सामान हो हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट में बाहर के देशों का भी सामान होगा। तो इन चीज़ों से ये इंटरलिंक्ड होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो है क्या चीज़। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कंट्रीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं और इंटरकनेक्शन होती हैं, यानी कि आपस में जुड़ती हैं और आपस में एक साथ मिल करके काम करती हैं। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसमें ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है MNCs का। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। इसमें क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाती है। सामान यहाँ बना, सामान यहाँ बन के दूसरे देश में चला गया। ऐसे ही सर्विस, सर्विस का मतलब क्या है कि यहाँ का कोई पढ़ा हुआ आदमी, किसी ने यहाँ से इंजीनियरिंग की और इंजीनियर बन के वो बाहर के देश में अपनी सर्विस देने के लिए चला गया, तो वो अपनी सर्विस देने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे कोई बाहर से पढ़ा हुआ डॉक्टर इंडिया आकर के अपनी सर्विस इंडिया में देता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, सामान के साथ साथ सर्विस जो है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाती है। देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। एक और तरीका है कंट्रीज को कनेक्टेड करने का, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ये वो है कि लोग जो है वो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। यहाँ से, यहाँ के लोग, इंडिया के लोग घूमने फिरने यूरोप में जा रहे हैं और यूरोप के लोग या बाहर के देशों के लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती है। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो अभी कुछ ही समय पहले एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हुए हैं या कनेक्ट हुए हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी तक अलग थे। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को कैसे कनेक्ट किया गया। अब थर्ड है फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो कि एक देश में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई। कैसे, देखो सबसे पहले अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना की वैक्सीनेशन सबसे पहले रशिया ने बनाई थी। रशिया के यहाँ कोरोना की वैक्सीन बनी और वो कहाँ पहुँच गई, वो अमेरिका में पहुँच गई। तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का एक फैक्टर है। कैसे पहुँच गई, अब इंडिया में इंडिया में उसकी वैक्सीन बनी कोरोना की और बाहर के देशों ने डिमांड शुरू कर दी। अब वो बांग्लादेश जाएगी, जहाँ जहाँ से जिस जिस देश से डिमांड आएगी, तो जो भारत है वो क्या करेगा, वो इसका एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे देशों से करेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक देश में बनी, एक देश में उसका डेवलपमेंट हुआ और वो दूसरे देशों तक पहुंच गई। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। This has made possible much faster delivery to goods across long distance at lower cost. क्या होता है, लंबी दूरी को कम कॉस्ट में जो है वो डिस्टेंस को कवर किया जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंट एसेसिबल। जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है,
कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उससे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अब हम देखो घर बैठे हमें पता लग जाता है, जब हम न्यूज़ देखते हैं हमें पता लग जाता है देश विदेश में क्या हुआ। अभी देख रहे हो आप लोग अमेरिका की जो सत्ता है उसमें कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ पे कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें घर बैठे पता चल जाती हैं। हम यूएसए तो नहीं गए, हम कहीं अमेरिका तो नहीं गए देखने के लिए, लेकिन घर में बैठे बैठे हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। डेवलपमेंट इन टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। अब देखो जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार जो है वो दूसरे देश में है, तो मैं चाहती हूँ उससे बात करना, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तुरंत फ़ोन उठा करके एसडी कॉल लगा के उससे बात कर सकती हूँ। तो ये हो गया टेली कम्युनिकेशन, हम कहीं भी बैठ के कहीं किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले समय में क्या होता था, चिट्ठी लिखी जाती थी, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, अब चिट्ठी लिख रहे हैं, वो 15-20 दिन महीने भर में पहुँचेगी, तब जा कर के उसको पता लगेगा। लेकिन अब क्या है, अब कोई कितनी भी दूर बैठा है और किसी के यहाँ कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, वो तुरंत फ़ोन कर देगा और वो तुरंत फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे पहुँच भी सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन में आ गई। कंप्यूटर्स, इंटरनेट। देखते हो इंटरनेट, ये जो आप मुझे देख रहे हो, अभी मैं घर में बैठ करके आपको पढ़ा रही हूँ, घर में बैठ करके मैं वीडियो बना रही हूँ, और आप देश के क्या, विश्व के हर कोने का आदमी जो है वो मुझे देख सकता है। कैसे देख सकता है? थ्रू इंटरनेट। अगर आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में इंटरनेट होगा तो आप मुझे आसानी से देख सकते हो। तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। दीज हैव गिवन अ बिग बूस्ट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो अभी मैंने बताया बिग बूस्ट मिला है इन चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन को। बिकॉज ऑफ द मॉडर्न फैसिलिटी इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी हो गई है ये मॉडर्न फैसिलिटी, बहुत आसान है। पहले क्या था, बच्चों को तरह तरह की किताबें लेके पढ़ना पड़ता था। एक एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए वो इतनी सारी सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, 10 ईयर्स, ये सब खरीद करके वो पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके हाथ में इंटरनेट है और आपके पास कंप्यूटर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप तरह तरह की वीडियोस, तरह तरह के नोट्स जो है वो आसानी से देख सकते हो। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फॉर रिमोट एरिया तक भी हम कम्युनिकेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। रिमोट एरिया यानी कि दूर दराज के इलाके या पहाड़ के ऐसे इलाके जहाँ पे पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ की भी क्लिपिंग, वहाँ की भी तस्वीरें, वहाँ की भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें घर बैठे मिल जाती है। अब देखो हम घर में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो बर्फ़ नहीं पड़ रही, लेकिन किस एरिया में बर्फ़ पड़ रही है, किस एरिया में -40 डिग्री टेम्परेचर है और कहाँ क्या स्थिति है, वो सब हमें घर बैठे ही पता लग जाता है। अब नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इसको देखते हैं। ट्रेड बैरियर्स आर सम रिस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट जो है कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ताकि कहीं पे ट्रेडिंग करने के कुछ कुछ नियम जो है वो अपने अपने देश की गवर्नमेंट जो है वो उसके द्वारा लगाई जाती है। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। अब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किस सामान को अपने देश में आने दे और किसको नहीं आने दे। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसपे गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ये चीज़ें यहाँ पे सेल नहीं होंगी, या उसके रेट जो है वो बढ़ा देती है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। देखो अभी मैंने आपको बताया टैक्स जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट और ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। और इसी ट्रेड बैरियर पे से रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, ट्रेड बैरियर पे से रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा देना ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। जो बैरियर्स लगाना, जो सरकार जो बैरियर्स लगा देती है उस बैरियर्स को हटाने, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन बैरियर्स को हटाना, ट्रेड पे से हटाने को ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर इट इज सेड टू बी मॉरल लिबरल। अब जो पहले गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने अब जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम कर दिए हैं, पहले से थोड़े कम कर दिए हैं, तो इसको हम मोर लिबरल कह सकते हैं।
The Indian government after independence had put barrier for foreign investment. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगाए थे. दिस वाज कंसिडर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फॉर फॉरेन कंपटीशन. ये इसलिए लगाए थे कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट, मतलब फॉरेन के साथ उनका कोई कंपटीशन इस तरीके का ना हो. इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइड दैट टाइम हैड कम टू इंडिया इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब. 1991 में गवर्नमेंट ने इस टाइप से डिसाइड किया कि अब वो टाइम आ गया कि इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो अब ग्लोब पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ों को सेल करें या अपनी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएं या बाहर के देशों के साथ compete करें. इट फेल्ट दैट competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality. इससे ये होगा कि competition के ही तहत कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और प्रोड्यूसर जो है वो अपने देश के लोगों, अपने देश की चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाएंगे. बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो फॉरेन ट्रेड पे बैरियर्स लगा दिए गए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगा दिए गए थे, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में हटा लिए गए. तो ये था बच्चों फॉरेन फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये कुछ ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स थे. अब हम आगे पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या होता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इन टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. अब देखो WTO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है कोई भी देश जो है वो किसी भी देश में जा कर के आसानी से सामान चीज़ें जो है वो बेच सके. तो जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस और जो बैरियर्स थे उसको हटाने को कहा गया था लिबरलाइजेशन. तो जो WTO है उसका मेन एम जो है, मेन काम जो है वो है कि लिबरलाइजेशन को बनाए रखना और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना. At present 165 countries of the world are currently members of WTO. WTO के members जो हैं अभी हम देखें तो 165 countries हैं. It has established rule for developed country regarding. ये जो है ये ऐसे rules बनाती है डेवलप्ड जो countries हैं उनके संबंधित ये rules बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड सो दैट दीज कंट्रीज कैन फॉलो फ्री ट्रेड फॉर ऑल. ताकि ये कंट्रीज जो है ये फ्री ट्रेडिंग जो है वो अपने यहाँ कर सके. तो दो WTO is supposed to allow free trade to all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. अब WTO जो है वो फ्री ट्रेडिंग जैसा कि चाहती है तो वो क्या करती है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ट्रेडिंग बैरियर उनसे यही चाहती है कि वो ट्रेडिंग बैरियर्स जो है उनको हटा लें. ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलप्ड कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स. दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि WTO उनको फोर्स करती है, उन कंट्रीज को, सभी कंट्रीज को फोर्स करती है कि वो ट्रेड बैरियर्स को हटा लें अपने देश से. तो ये था बच्चों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन फॉलोइंग मैनर्स. बहुत तरीक़ों से इम्पैक्ट पड़ता है. कैसे देखते हैं. इट इज़ प्रोवाइड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर हु नाउ इंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट. देखो शुरू से मैं पहली स्लाइड से यही बता रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत सारी चॉइस होती है, उसके पास कम पैसे में वो बहुत अच्छी चीज़ें खरीद सकता है. इट हैज़ रिजल्टेड इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी. इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है हम कम पैसे में भी अपना स्टैंडर्ड जो है वो बनाए रख सकते हैं. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंपनीज. अब इसका इम्पैक्ट जो है कंपनीज पे क्या पड़ता है. MNCs हैज़ इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. पिछले 20 सालों में जो MNCs है उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम. इसका मतलब है कि जो इंडिया है उसको इससे फ़ायदा हो रहा है. दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस. न्यू जॉब्स हैज़ बीन
क्रिएटेड। इस ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एमएनसीज यहाँ पे बना रही है, इसको बहुत अच्छे खरीदार भी मिल जाते हैं, इंडस्ट्रीज भी मिल जाती है, और यहाँ पे लोगों के लिए नई जॉब्स जो है वो भी क्रिएट हो रही है। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एटसेट्रा तो दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रपोज्ड। और जो लोकल कंपनीज है वो अपना सामान जो है, अपने रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सप्लाई कर रही है, तो लोकल कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फॉर द इंक्रीज कंपटीशन। बहुत सारी टॉप कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अपने कंपटीशन, जिनका जो कंपटीशन था इन कंपनीज से, उनका कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपटीशन में ही बहुत सारी कंपनीज जो है वो आगे हो गई हैं। They have invested in newer technology and production method and raised their production standard। अब इसी सिलसिले में नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनका विकास हो रहा है, नई नई तरह की चीज़ें जो है वो बन रही हैं, नए नए मेथड्स बन रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी और स्टैंडर्ड तरीके से किया जा सके। Some have gained for successfully collaboration for विद फॉरेन कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इंडियन कंपनीज जिन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब कि सांठगांठ उनके साथ कर ली है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। बहुत ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज थी वो अब मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है, जैसे कि टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इन्फोसिस, रणबक्सी मेडिसिन की थी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर, नट्स एंड बोल्ट्स की कंपनी आर सम ग्रेट एग्जाम्पल। ये सारी कंपनीज ऐसी है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और मल्टीनेशनल कंपनीज के मिलने से अब ये कंपनीज जो ये इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बन गई हैं, यानी कि ये कंपनीज ऐसी हैं। बच्चों देखो, अभी मैं शुरू से आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रही हूँ और एमएनसीज पढ़ा रही हूँ, तो ये ऐसी इंडियन एमएनसीज हैं जो कि दूसरे देशों में भी इन्होंने अपने अपने प्लांट सेटअप कर लिए हैं। Globalization has also created new opportunities for companies providing service, particular in the IT sector। Globalization की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटी कंपनीज के पास आई है, नए नए सर्विसेज क्रिएट हुए हैं। ज़्यादातर IT सेक्टर में, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देखो तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो लोगों के लिए वेकेंट हुई है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये तो था कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्ट्रगल किए जा रहे हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। ठीक है, अगर आप फेयर ग्लोबलाइजेशन देखो तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है, अच्छी शेयर, मतलब इसका ग्लोबलाइजेशन जो है वो इससे बहुत फ़ायदा होता है हर देश को। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसको करने में। सम ऑफ द स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक आर इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट। ये गवर्नमेंट का काम है। बच्चों देखो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो फेयर तरीके से किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट इस पे नियम कानून बनाए। अब गवर्नमेंट जो है वो कैसे बना सकती है, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो लेबर है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या जो उनको अधिकार हैं। जैसे देखो, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए कि आप वर्कर्स को, लेबर को इतने पैसे से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखे कि उसके बनाए हुए नियम के अकॉर्डिंग ही उसको वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये सपोर्ट कर सकता है छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करें। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। और अगर ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट जो है ट्रेड पे बैरियर लगा सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूलर। और ये WTO के साथ नेगोशिएट भी किया जा सकता है। It can also align with other developing countries and similar interests to fight against the domination of development countries in WTO। WTO के साथ मिल करके जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री के साथ ये काम सारे कर सकते हैं।